प्लानिंग के लिमिटेशंस क्या है, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आया हुआ है। आप बताओ, कल मैंने आपको जो स्टेप्स बताए थे और लिमिटेशन बताई थी, आपको समझ आई थी कि नहीं, हाँ या ना? कल प्लानिंग का मतलब मैंने आपको बताया था कि एडवांस में सोचना, फ्यूचर में क्या करना है। मैंने आपको प्लानिंग के स्टेप्स बताए थे, ऑब्जेक्टिव सेट करो, अजम्पशन बनाओ, ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफाई करो, हर एक ऑल्टरनेटिव को इवेल्युएट करो, अच्छा बुरा, ऑल्टरनेटिव को इंप्लीमेंट करो और फॉलो अप करके देखो सब ठीक है कि नहीं। मैंने आपको जितनी लिमिटेशंस बताई थी, आप लोगों को समझ आई थी कि नहीं, हाँ या ना? अब बेटा मैं जो बोलूंगा ना, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, गौर करके एकदम अच्छे से समझना। एग्जाम में ना दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक क्वेश्चन 6 नंबर का आपको आता है, एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के डिसएडवांटेज क्या है। तो आपको मैंने कल 6 लिमिटेशन बताई है। प्लानिंग रिजिड होती है, मतलब एक बार बना दिए तो बदलना मुश्किल है। प्लानिंग डायनामिक एनवायरनमेंट में वर्क नहीं करती, मतलब वहां वर्क नहीं करती जहां पे चीजें बदलती हैं। प्लानिंग में कॉस्ट और टाइम बहुत लगता है। प्लानिंग सक्सेस की गारंटी नहीं है। प्लानिंग से क्रिएटिविटी कम होती है, क्रिएटिविटी रिड्यूस होती है। मतलब मैनेजर ने प्लान बनाया, बाकी लोग को आंख बंद करके प्लान को केवल फॉलो करना है। और प्लानिंग एक्यूरेट हो ये जरूरी नहीं है। आप लोग हैंड रेस करके बताओ भैया, जितने लोग क्लास अटेंड करे थे, आपको ये लिमिटेशन समझ आ गई थी कि नहीं आई थी, हाँ या ना? अब मैं जो बोलूंगा मेरी बात को सुनना और अच्छे समझना। एक तो आपको 6 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग क्या है। एक क्वेश्चन और आता है बच्चों, जो आपको पता होना चाहिए। आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। कंफ्यूज मत होना, एक क्वेश्चन आता है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, और एक क्वेश्चन जो आपको आता है वो आता है व्हाट आर द एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। मतलब ये होता है कि कौन से ऐसे आउटसाइड फैक्टर्स हैं या एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपके प्लान को फेल कर देते हैं। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन अगर आए तो इसका आंसर अलग होता है। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग आए तो भाई कल मैंने आपको लिमिटेशन बता दी है। और यदि बोलेगा एक्सटर्नल लिमिटेशन, तो इसमें आपको बताना है क्या क्या चीजें हैं एक्सटर्नली जो आपके कंट्रोल में नहीं है और जो आपके प्लान्स को फेल करती है। तो इसमें जो सबसे पहला आता है वो होता है बेटा नेचुरल कैलामिटी। आप कितने भी बड़े प्लान बना लो, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया तो आपका बनाया हर एक प्लान क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। एग्जाम्पल, मैनेजर ने ये डिसाइड किया है कि उसकी फैक्ट्री में इस महीने 1 लाख पीसेस बनेंगे। अब यार इसने प्लान सब कर दिया। अब सपोज करो अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, तो फैक्ट्री नहीं बचेगी तो प्लान का क्या होगा। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके प्लान को फेल कर सकती हैं, वो सारी एक्सटर्नल लिमिटेशंस होती हैं। जैसे नेचुरल डिजास्टर से नेचुरल कैलामिटी का आना। पहला पॉइंट समझ आया कि नहीं, बोलो हाँ या ना? पहला पॉइंट समझ आया कि नहीं, बोलो हाँ या ना? फर्स्ट पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? ये पहला एक्सटर्नल लिमिटेशन था। दूसरा जो आप पर इंपैक्ट डालता है और आप पर असर करेगा, वो है बेटा कंपटीटर। आप कितना भी अच्छा प्लान कर दो, आपके कंपटीटर चाहे तो आपके प्लान को फेल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मैं एक मोबाइल लॉन्च करने वाला हूं मार्केट में, अभी तक के सबसे बेहतरीन मोबाइल्स में से एक है, और मैंने इसका रेट जो है वो 50,000 रुपए रखा है। मेरा कंपटीटर भी सेम टेक्नोलॉजी का मोबाइल ला रहा है और उसने रेट रख दिया 35,000 का। तो मेरा कौन खरीदेगा मोबाइल? जो खरीदेंगे कंपटीटर का खरीदेंगे। तो कंपटीटर की पॉलिसी के कारण भी कई बार क्या होता है, हमारा भारी नुकसान होता है, हमारे प्लान्स फेल होते हैं। सबसे पहला नेचुरल कैलामिटीज के कारण हुए, दूसरा कंपटीटर के कारण होते हैं, तीसरा कई बार लोगों का टेस्ट बदल जाने से दिक्कत होती है, चेंज इन टेस्ट। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। एग्जाम्पल, मैंने ये प्लान किया है कि मैं एक होटल खोलूंगा और होटल में समोसे बेचूंगा, क्योंकि मैंने देखा है समोसे लोग बहुत ज्यादा खाते हैं। लेकिन मेरे होटल खोलते ही लोगों का समोसे से मन ही भर गया, टेस्ट हट गया है, लोगों का मोमोज बहुत पसंद आने लग गए।
तो बताओ मेरा होटल चलेगा कि डूब जाएगा? मेरा होटल चलेगा कि डूब जाएगा, ये बताओ। प्रॉफिट में जाएगा कि लॉस में जाएगा, बताओ। नहीं चलेगा। रीजन क्या है भाई? लोगों का टेस्ट बदल गया। तो बेटा आप याद रखना, कुछ चीज है ऐसी जो हमारे बस की नहीं है, पर वो हमारी प्लानिंग को फेल कर देती है। जैसे नेचुरल कैलामिटी, कंपिटिटर हो गए, लोगों के टेस्ट में चेंज आ गया, कई बार गवर्नमेंट पॉलिसी से भी हमको बहुत भारी नुकसान होता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने और विजय ने डिसाइड किया कि यार पार्टनरशिप में हम क्या करेंगे, बढ़िया एक बिजनेस चालू करेंगे, पार्टनरशिप में बिजनेस चालू करेंगे, अच्छा प्लान विलान बन गया था। गवर्नमेंट ने रूल ला दिया कि ऐसा बिजनेस इंडिया में अलाउ नहीं है, नॉट अलाउड। तो हो गया ना, हमारा प्लान तो फेल हो गया। इतना अच्छा सोचे थे कि मिलकर बिजनेस करेंगे, एक अच्छा बिजनेस, गवर्नमेंट का रूल बदल गया, गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल गई, तो बिजनेस डूब गया, हमारा बैठ गया। तो गवर्नमेंट तो हमारे काबू में नहीं है ना, कंट्रोल में नहीं है, नुकसान तो हुआ ना हमारा। तो देखिए एक्सटर्नल लिमिटेशन 6 नंबर का आएगा, आपको ये पॉइंट लिखने हैं। नेचुरल कैलामिटी की वजह से प्लान फेल होते हैं, कंपटीटर की वजह से होते हैं, लोगों के टेस्ट चेंज होने की वजह से होते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदलती है, उसके कारण कई बार नुकसान सहना पड़ता है, और एट लास्ट टेक्नोलॉजी के बदलने से हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। हुआ क्या है, सपोज करो मैं एक बिजनेस चलाता हूं, मैंने प्लान किया कि मैं ना अभी बच्चों का बोर्ड आ रहा है तो खूब कैलकुलेटर बना देता हूं और बेचूंगा। खूब सारे कैलकुलेटर में बना के रख लिया कि बोर्ड आ रहा है तो बच्चों को लगेगा ही लगेगा। अब हुआ क्या भाई, जो बोर्ड है सीबीएसई मान लो, उसने एग्जाम हॉल में मोबाइल अलाउ कर दिया। तो मोबाइल के अंदर तो खुद कैलकुलेटर का ऐप होता है, तो क्या आप मेरा कैलकुलेटर खरीदोगे क्या? बताओ, क्या आप इस कैलकुलेटर को परचेज करोगे? हाँ या ना? आप नहीं करोगे, आप तो वही यूज कर दोगे। तो आपको ये सिस्टम समझना होगा कि कई बार यार टेक्नोलॉजी में बदलाव आने की वजह से हमारा नुकसान हो जाता है, हमारे बने बनाए प्लान फेल हो जाते हैं। तो आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज मत होना। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग एक अलग चीज है, और एक्सटर्नल लिमिटेशन मतलब वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो आपके प्लान को फेल करते हैं। तो इसमें नेचुरल कैलामिटी, कंपटीटर, चेंज इन टेस्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी और चेंज इन टेक्नोलॉजी आता है। आप बताओ, आप लोग को समझ आया कि नहीं आया, कि गया सिर के ऊपर से? आप लोग को, सभी लोगों को हैंड रेस करके बताओ, हाँ या ना में बताओ, समझ आया कि नहीं आया? तो भाई ये सब थी एक्सटर्नल लिमिटेशंस। तो मुझे लगता है कि आपको एक्सटर्नल लिमिटेशन समझ आई है, और इसमें आपको दिक्कत नहीं है। तो आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, याद रखना, या तो लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग बोलेगा या तो एक्सटर्नल लिमिटेशन बोलेगा। जो बोले आप कम से कम बना सको, ये आपकी आदत होनी चाहिए। तो अब ये कॉमन क्वेश्चन है बोर्ड के, समझ लो। स्टेप्स पूछता ही पूछता है 6 नंबर का, लिमिटेशन पूछता है, लिमिटेशन नहीं पूछा तो एक्सटर्नल लिमिटेशन पक्का पूछेगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, नई चीज सिखा रहा हूं, ध्यान से सीख लो बेटा, समझ लो। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्लान्स होते कैसे कैसे हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लान। और जब प्लान पढ़ देंगे, टाइप्स पढ़ देंगे, तो उसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना, मेरी बात को अच्छे से समझना। नॉर्मली प्लान हमेशा याद रखो दो तरीके के होते हैं। एक होता है सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान मतलब होता है दोज प्लान्स which shall not be repeated and shall be used to achieve a particular objective। ध्यान से सुनो मेरी बात को। ऐसा प्लान जो जीवन में कभी रिपीट नहीं होगा, एक पर्टिकुलर एम को अचीव करने के लिए आप बनाओगे, तो उसे सिंगल यूज प्लान बोलते हैं। एग्जाम्पल, अभी आप क्लास 12th बोर्ड में हो,
आपकी जो प्लानिंग चल रही है वो इस बोर्ड को पास करने को लेकर है। एक बार पास कर दिए तो कभी मुड़ के पीछे नहीं देखना है। 12th बोर्ड गया तो गया। तो सिंगल यूज प्लान वही होता है जहां वन टाइम एक्टिविटी है, एक बार अगर अचीव हो गई तो दोबारा उसके बारे में कभी नहीं सोचना है। तो अभी आप 12th बोर्ड में हो, आपकी प्लानिंग 12th बोर्ड के लिए है, आगे फिर से कभी 12th बोर्ड के लिए प्लान नहीं बनाना पड़ेगा। आप बताओ, आपको सिंगल यूज प्लान समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना? एक ऐसा प्लान जो सिर्फ एक बार बनेगा, कभी रिपीट नहीं होगा, उसे हम बोलते हैं सिंगल यूज प्लान। आई होप सभी लोगों को समझ आ गया है, कोई डाउट नहीं है। ठीक। दूसरे तरह का जो प्लान होता है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान मतलब होता है दोज प्लान्स which are recurring in nature, oblique repeated in nature। ऐसे प्लान जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, जो कभी नहीं थमते, कभी नहीं रुकते, उनको स्टैंडिंग प्लान बोलते हैं। जैसे आपकी पढ़ाई जो है वो एक स्टैंडिंग प्लान है। 12th पास करना सिंगल यूज प्लान था, लेकिन पढ़ाई करना एक स्टैंडिंग प्लान है। भाई जब 12th पास कर लोगे तो आगे की प्लानिंग करोगे, आगे कुछ पढ़ोगे, वो पढ़ाई हो जाएगी। कहीं नौकरी करोगे तो जब नौकरी करोगे उस दौरान भी कुछ ना कुछ पढ़ते रहना होता है। तो आपकी स्टडी एक स्टैंडिंग प्लान है। ठीक है। 3 महीने में वजन घटाना, वेट लॉस, सिंगल यूज प्लान है। लेकिन फिटनेस बनाए रखना स्टैंडिंग प्लान है। अब आप बताओ, आपको दोनों तरह के प्लान समझ आए कि नहीं? सिंगल यूज और स्टैंडिंग समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना? सिंगल यूज और स्टैंडिंग, सभी लोग हैंड रेस करो यार। रिपीट करना है तो बोलो रिपीट करूंगा। समझ आया कि नहीं आया? तो आपको याद रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लान, योर आंसर विल बी सर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लान। नंबर 1 इज सिंगल यूज प्लान एंड सर सेकंड इज स्टैंडिंग प्लान। जो हम जीवन में एक बार बनाते हैं वो सिंगल यूज प्लान है, और जो जीवन भर चले वो स्टैंडिंग प्लान है। अभी लॉटरी खेल लो, सिंगल यूज प्लान होगा, पर पैसा कमाना जो है वो स्टैंडिंग प्लान है, जिंदगी भर पैसा कमाते रहना है। ठीक है। तो अब ये 2 तरह के प्लान होते हैं। ठीक। अब आगे सुनना जो पढ़ाऊंगा मैं, और बहुत ध्यान से सुनना। एक चीज होती है प्लान के टाइप्स क्या है, तो 2 टाइप्स हैं यार, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। दूसरी चीज होती है कंपोनेंट्स ऑफ प्लान। अगर पूनम गांधी पढ़ोगे ना तो इसको टाइप्स के अंदर बेमतलब डाल दिया, ये अलग चीज है। कंपोनेंट ऑफ प्लान का मतलब होता है प्लान के अलग अलग हिस्से क्या होते हैं, प्लान के क्या पार्ट्स होते हैं। जब आप एक फुल प्रूफ या बड़ा प्लान बनाते हो ना बेटा, तो उसके अलग अलग हिस्से होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। टोटल अगर मैं बोलूं प्लान के तो 8 कंपोनेंट होते हैं। मैं आपको एक एक करके सिखा रहा हूं, हर एक कंपोनेंट को बहुत अच्छे से पढ़ लो और सीख लो। ठीक है। कभी भी प्लान आप बनाना शुरू करोगे ना, तो सबसे पहला हिस्सा जो प्लान का होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव सेट करना। ऑब्जेक्टिव सेट करना मतलब होता है एक एम बनाना, क्योंकि जब तक आप एम नहीं बनाओगे तब तक आप किसी चीज को प्लान आउट नहीं कर सकते। आज मैं सोच रहा हूं मेरे को बैंक लूटना है, तो मेरे को एक ऑब्जेक्टिव सेट करना होगा ना कि बैंक लूटूंगा तो उसे कितना पैसा निकालना है और कौन से बैंक को लूटना है। तो आप जब कोई भी प्लानिंग करोगे तो उसका सबसे पहला हिस्सा ऑब्जेक्टिव होगा, इसे एम भी कहते हैं। और हमेशा ये याद रखो कि जब भी आप ऑब्जेक्टिव बनाओगे, आपका ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होना चाहिए। आपका एम जो होना चाहिए वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, एकदम एग्जैक्ट टारगेट पता होना चाहिए। मेजरेबल, क्या अचीव कर रहे हो ये पता हो। अचीवेबल मतलब पॉसिबल चीज को लेकर टारगेट बनाओ। ठीक है। रेलेवेंट, आपके काम का हो। और टाइम बाउंड, एक समय में ही ये चीज अचीव करनी है। तो आप जब प्लान बनाओगे तो प्लान का सबसे पहला हिस्सा बेटा ऑब्जेक्टिव होगा। मतलब एक एम आपको बनाना होगा, और आपने जो एम बनाया वो स्मार्ट होना चाहिए। एग्जाम में 3 नंबर का बोल देगा, बताओ ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होना चाहिए कि नहीं। और स्मार्ट का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक में एकदम एग्जैक्ट आपका एम आपको पता होना चाहिए। मेजरेबल, मेजरेबल मतलब होता है क्या अचीव करोगे। अचीवेबल होना चाहिए, मतलब उस एम को आप पा सको।
रेलेवेंट होना चाहिए, मतलब आपकी लाइफ में कोई मतलब है उस एम का, और टाइम बाउंड होना चाहिए, मतलब जब एम सेट करोगे तो एक पर्टिकुलर टाइम में उसको अचीव करना है। आप बताओ मेरे को, आपको पहला कंपोनेंट समझ आया कि नहीं, पहला हिस्सा समझ आया कि नहीं, पहला हिस्सा समझ आया कि नहीं। आप प्लान बनाने जाओगे, सबसे पहले क्या करना, ऑब्जेक्टिव बनाना। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव जैसे हो गया ना, आपका एम सेट हो गया, जैसे अभी आपका एम मैं बोलूं ना तो क्या है मालूम है, आप सबका 12th बोर्ड टारगेट रखो, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। सारी मेहनत इस साल इसी के लिए कि इसमें बहुत अच्छा नंबर हमारा है। तो आप भी जब अभी प्लानिंग बनाना शुरू करोगे तो सबसे पहले एम सेट कर दो, हमारा 12th बोर्ड है। स्पेसिफिक बात हो गई, 12th बोर्ड 100 में 100% लाना है, मेजरेबल, अचीव कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लाइफ में इंपॉर्टेंस है, हाँ है, इसी साल 12th निकालना है, टाइम बाउंड, स्मार्टली हम इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। अब जब आपका ऑब्जेक्टिव सेट हो गया तो प्लान के अगले हिस्से पे चलते हैं। प्लान का जो अगला हिस्सा होगा वो स्ट्रेटजी होगा। स्ट्रेटजी का मतलब होता है अ प्लान मेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। प्लान का वो हिस्सा जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करेगा, इसे एक्शन प्लान भी बोलते हैं, उसे स्ट्रेटजी कहा जाता है। जैसे दो टीमें क्रिकेट मैच में उतर रही है, जैसे एक साइड में इंडिया, एक साइड में पाकिस्तान है, दोनों का ही ऑब्जेक्टिव क्या है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, दोनों का ही ऑब्जेक्टिव क्या है, जीतना। अब जब होता क्या है, जीतना ऑब्जेक्टिव है। अब जब टॉस होता है ना बेटा, तो उसमें पूछा जाता है कि बताइए इस मैच को जीतने की आपकी स्ट्रेटजी क्या है। स्ट्रेटजी क्या है का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप क्या सोच के उतर रहे हो, कैसे इस मैच को जीतोगे। तो अगर ऑब्जेक्टिव जीतना है तो जीतने के लिए आप जो एक्शन लोगे ना, उस एक्शन को स्ट्रेटजी बोलेंगे, ध्यान रखना। तो एक चीज होती है एम सेट करना, और दूसरा होता है उस एम को पाने के लिए जो एक्शंस आपको लेनी है वो स्ट्रेटजी कहलाती है। आप बताइए, आपको स्ट्रेटजी का मतलब समझ आया कि नहीं आया। बेटा स्पेसिफिक मतलब अभी तेरे लिए बात स्पेसिफिक है, तेरे को सिर्फ फोकस 12th बोर्ड पे करना है, ये तुम्हारा स्पेसिफिक है। 12th बोर्ड पे तुम्हारा फोकस है ना, ये तुम्हारा स्पेसिफिक है कि 12वीं पे हमारा फोकस है। उसके लिए हमारी स्ट्रेटजी ऐसी होगी कि हम रोज 6 घंटा पढ़ेंगे, ये तुम्हारी स्ट्रेटजी एक्शन प्लान है। ठीक है, आदित्य क्यों बार बार रिपीट बोल रहा है बेटा, समझ नहीं आ रहा है क्या। प्लान के अपने हिस्से समझो, सबसे पहले एम सेट करो, तुम्हारा एम है 12th बोर्ड को अचीव करना, एकदम बेहतरीन नंबर लाना। उसके लिए तुम एक एक्शन प्लान बनाओ, कुछ ऐसा कर दो कि तुम्हारा 100 में 100% आ जाए। 10 घंटे पढ़ाई करना है, सेल्फ स्टडी करना है, दोस्तों की मदद लेनी है, जो करना है करो। जो तुमने एक्शन प्लान बनाया वो स्ट्रेटजी है, ये वो हथकंडा है जिससे तुम अपना एम अचीव कर पाओगे। ठीक है, अब आपका ऑब्जेक्टिव बन गया, आपकी स्ट्रेटजी बन गई, तो अब तीसरी चीज आप जो करो वो ये है कि एक पॉलिसी बना लो। पॉलिसी प्लान का वो हिस्सा होता है जहां हम किसी सिचुएशन को रिस्पॉन्स करते हैं। रिस्पॉन्स टू अ सिचुएशन इज नोन एज पॉलिसी। ध्यान से मेरी एक एक बात को सुनना, कंफ्यूज मत होना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एम सेट हो गया, 12th बोर्ड एम है हमारा, हमारी स्ट्रेटजी है कि हम इतना बेहतरीन पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि हमारा 12th बोर्ड में एकदम बेहतरीन नंबर आएगा। हमारी पॉलिसी है नो डिस्टरबेंस पॉलिसी। घर में शादी हो, ब्याह हो, पार्टी हो, हमको कोई मतलब नहीं है, हम हो गए हैं सन्यासी, हमको सिर्फ 12th बोर्ड से मतलब है। अब घर में अगर मेरे भाई की भी शादी होगी तो मैं नहीं अटेंड करूंगा, मेरे को 12th बोर्ड को निपटाना है। मेरा खुद का भी बर्थडे होगा तो मैं पार्टी में नहीं, एग्जांपल दे रहा हूं, दिल पे मत ले लेना। मेरा खुद का भी बर्थडे होगा ना, मेरी पॉलिसी है मैं पढ़ते बैठा रहूंगा, मैं नहीं निकलूंगा। तो पॉलिसी मतलब होता है कि जब आप ना कोई एम सेट कर देते हो ना, बहुत सारी चीज आपको डिस्टर्ब करती है, तो अपने प्लान के हिस्से में पॉलिसी को भी रखो कि कुछ भी होगा, हर सिचुएशन के लिए मेरा एक रिस्पॉन्स है। जैसे पढ़ाई में नो डिस्टर्बेंस, दुनिया में कुछ हो, बम गिर जाए, भूकंप आ जाए, हमको मतलब नहीं है, हम पढ़ते रहेंगे। कितना क्लियर है ये बताओ। प्लान के 3 हिस्से समझ आए कि नहीं, ऑब्जेक्टिव बनाना, स्ट्रेटजी बनाना, स्ट्रेटजी मतलब एक्शन प्लान कैसे ऑब्जेक्टिव अचीव होगा,
पॉलिसी बनाना कि कहीं से भी कुछ भी हो हमारा रिस्पॉन्स जो है एक ही तरह का रहेगा। देन अगला हिस्सा जो होता है उसको प्रोसीजर बोलते हैं। प्रोसीजर का मतलब होता है सीक्वेंस बनाना। प्रोसीजर का मतलब होता है सीक्वेंस बनाना। सीक्वेंस बनाने का मतलब है कि यार अब तुम 12th बोर्ड में हो, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव सेट है कि तुमको क्या करना है, 12वीं को एकदम अच्छे से पास करना है। उसके लिए तुमने क्या किया, एक स्ट्रेटजी बनाई है, जबरदस्त मेहनत, हार्ड वर्क। तुम्हारी पॉलिसी है नो डिस्टरबेंस पॉलिसी। लेकिन यार सीक्वेंस भी तो पता होना चाहिए ना पढ़ाई का, कि कुछ भी उठा के पढ़ लोगे। इस सीक्वेंस को प्रोसीजर बोलते हैं। अब अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हो तो पार्ट ए की बुक खत्म करो, फिर पार्ट बी खत्म करो, फिर सी खत्म करो। इको पढ़ने जा रहे हो तो ऐसा थोड़ी ना कोई भी चैप्टर उठा लोगे, पहले मैक्रो के कुछ चैप्टर्स खत्म करो, आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कुछ चैप्टर खत्म करो, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ोगे ना। ऐसा थोड़ी ना क्या जोश आया 10वां चैप्टर उठा के पढ़ना चालू कर दिए। नहीं भाई, प्लान का एक हिस्सा है, प्रोसीजर बनाओ, सीक्वेंस बनाओ, सीक्वेंस वाइज पढ़ाई करो। तो देखो प्लान के कितने हिस्से हो गए। सबसे पहले एम सेट हुआ, एम को सेट करने के लिए हमने ऑब्जेक्टिव बनाया, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजी बनाई। डिस्टरबेंस से बचने के लिए हमने क्या किया, पॉलिसी बनाई है कि हमारा यही रिस्पॉन्स होगा। हमने काम को करने का एक बेहतरीन सीक्वेंस बना दिया, नंबरिंग कर दिए कि इतने दिन अकाउंट्स पढ़ेंगे, इतने दिन इको पढ़ेंगे, इतने दिन बीएसटी पढ़ेंगे। अब उसके बाद क्या करो, अपना एक मेथड बनाओ। मेथड मतलब होता है वे ऑफ डूइंग वर्क। कभी किसी की नकल मत करो। सहवाग के खेलने का तरीका अलग था, द्रविड़ के खेलने का तरीका अलग था, सचिन के खेलने का तरीका अलग था। तो आपको अपनी टेक्निक बनानी होगी कि आप किस तरह से इको बीएसटी का आंसर लिखोगे। शायद आपका आंसर दूसरों से बेहतरीन हो। आप कितनी जल्दी अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आपको अब क्या करना है, एक अपना मेथड तरह तैयार करना है। सीक्वेंस तो बन गया, इतने दिन अकाउंट्स को टाइम देना है, इतने दिन इको को टाइम देना है, इस प्रकार से पढ़ना। अब एक मेथड भी बना दो बेटा कि भाई हमारा तरीका जो पढ़ने का होगा इस प्रकार का होगा। आपको समझ आया कि नहीं आया मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं। प्लान के हिस्से समझ आ रहे हैं। पहले एम सेट करो, फिर एक एक्शन प्लान बना लो कि कैसे वो अचीव होगा, स्ट्रेटजी बनाओ। फिर किसी भी परेशानी से बचने के लिए अपनी एक पॉलिसी बना लो, सीक्वेंस वाइज काम करो, प्रोसीजर बनाओ, और अपना एक खुद का तरीका बनाओ काम को करने का, मतलब मेथड। अब यार आपका मेथड बन गया, बहुत बढ़िया बात है। तो अब इसके बाद आपको क्या लगेगा, मैं आपको बता रहा हूं, आपको डिसिप्लिन की जरूरत होगी। कई बार लोग ना जोश जोश में काम चालू करते हैं, ठीक है, फिर ना ढीले पड़ जाते हैं और उसी में नुकसान हो जाता है। तो अब इतनी सारी चीज जब करने की सोच रही हो ना, तो अपने लिए रूल बना लो, सेल्फ डिसिप्लिन बना लो कि जो सोचा है वो करके दिखाओगे। क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा ना, तो कभी भी दुनिया में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो आपने खुद के लिए जो डिसिप्लिन बनाया है उसे रूल बोलते हैं, ये प्लान का एक हिस्सा है। अपने नियम आप खुद भी चाह के मत तोड़ो, आप में इतना अच्छा डिसिप्लिन होना चाहिए। अब सीखो क्या हुआ, एम बनाए, एम को अचीव करना है, उसके लिए हमने स्ट्रेटजी बनाई। हमको कई चीजें हमको लगा डिस्टर्ब कर सकती है तो हमने पॉलिसीज बनाई। वर्क को सीक्वेंस वाइज करने के बारे में हमने सोचा तो प्रोसीजर बनाया। काम को हम अपने तरीके से करेंगे इसलिए हमने मेथड बनाया, और खुद को डिसिप्लिन में रखने के लिए रूल बनाया। अब क्या होगा, पैसों की भी जरूरत पड़ेगी ना, किताब विताब खरीदना होगा, तो अपनी पढ़ाई का थोड़ा बजट बना लो कि स्कूल फीस आप नहीं बनाओगे तो पेरेंट्स बनाएंगे, कोचिंग, बुक्स, ये सब पे कितना खर्चा आएगा। जब भी कोई प्लान बनाओगे ना, तो उसके सक्सेस के पीछे बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ये एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है। ये एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है जहां पे एक अमाउंट डिसाइड किया जाता है, वेयर अमाउंट इज डिसाइडेड। क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा खर्चा कर दिए तो आगे कॉलेज की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं बचेगा ना। तो ये डिसाइड कर दो कि अभी कितना पैसा इस साल खर्चा करना, बजट बना लो। और जब सब ये सब हो जाए ना, तो एट लास्ट क्या होगा मालूम है, आपका पूरा 12th का कार्यक्रम तैयार है, आपका फुल प्रूफ प्लान तैयार है। और ये फुल प्रूफ प्लान जो है वो प्रोग्राम कहलाता है। ये पूरा आपका कार्यक्रम बन गया है पढ़ाई का। ऐसे इस साल 12th बोर्ड निकलेगा आपका।
आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया, बढ़िया हार्ड वर्क की स्ट्रेटजी है, ऐसी पॉलिसी है, नो डिस्टरबेंस, शादी हो ब्याह हो हम कहीं नहीं जाएंगे, पढ़ने का सीक्वेंस तैयार, आंसर सॉल्व करने का हमारा खुद का मेथड है, जबरदस्त हम डिसिप्लिन में है, पैसे का हिसाब किताब पेरेंट्स से बात कर दिए हैं, तैयार है हमारा बढ़िया फुल प्रूफ प्लान, इसे प्रोग्राम बोलते हैं। तो इतने हिस्सों में आपका प्लान बटा है। चलो इसके हिस्से अपन नीचे लिख लेते हैं, नंबर 1 बोलो, नंबर 2 बोलो, नंबर 3 बोलो, नंबर 4 बोलो, 4 हिस्से पहले आप बोलो क्या क्या है प्लान के। प्लान के 4 हिस्से बोलो क्या क्या है फटाफट। सबसे पहला क्या, सबसे पहला क्या बोलो, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सभी लोग से जवाब चाहिए, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजी, स्ट्रगल नहीं रहे, स्ट्रेटजी। फिर कोई भी समस्या है उससे निपटारे के लिए पॉलिसी, ठीक है। पॉलिसी बन गई तो प्रोसीजर बना लो अपने लिए, सीक्वेंस बना लो। 4 हो गए, देखो OSPP, ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी पॉलिसी प्रोसीजर। फिर 5वां मेथड बनाओ, 6वां रूल बनाओ, 7वां बजट बनाओ और 8वां प्रोग्राम। इतने हिस्से होते हैं प्लान के, प्लान के इतने हिस्से होते हैं, समझ लो। और आपको ये पढ़ना है बेटा, आई होप आपको सारे हिस्से समझ आ गए हैं। ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी पॉलिसी प्रोसीजर, इसको याद रखने के लिए कोड रख लो OSPP, ठीक है। और ये है MRBP, OSPP MRBP, ऐसे याद रखना, ठीक है। अब मैं सवाल पूछूंगा तो जवाब देना, क्वेश्चन आएगा तो पूरा 8 दिखना पड़ जाएगा, हाँ बिल्कुल पूरे 8 पॉइंट दिखने पड़ेंगे। एक बात बताओ, मैंने अभी ना ये सोचा है कि मैं 6 पैक एब्स बनाऊंगा, तो ये क्या है 8 में से। मैं ये सोचा हूं कि 6 पैक एब्स बनाऊंगा, तो ये 8 में से क्या है। खर्चा 1 लाख रुपए का आएगा, ये क्या है, खर्चा 1 लाख का आएगा। घर में अगर बिरयानी भी बनेगी तो मैं नहीं खाऊंगा, से नो टू बिरयानी। मेरा सोच ये है कि अगर मेरे को 6 पैक बनानी है तो मेरे को जिम जाना चाहिए, ये मेरा प्लान है। ये क्या है, अगर मेरे को इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो मेरे को जिम जाना पड़ेगा, ये क्या है, जिम जाना पड़ेगा। रोज मैं सिर्फ रोटी खाऊंगा और दाल खाऊंगा, ये मेरा रूल है। अगर मैं नहीं माना तो खुद को पनिश करूंगा। जब मैं जिम जाया करूंगा तो सबसे पहले मैं रनिंग किया करूंगा, रनिंग करने के बाद मैं बाइसेप्स पे ध्यान दूंगा, फिर एब्स पे ध्यान दूंगा, एक मेरा सीक्वेंस है। तो इनमें से ये क्या है 8 में से, मेरे ट्रेनर ने मेरे को दौड़ने का आसान तरीका बता दिया है, रनिंग की अच्छी टेक्निक बता दी है। इतना करने पर फुल फिटनेस अचीव हो जाएगी। अब ईमानदारी से बोलो, पूरी बात समझ आई कि नहीं सभी लोगों को अच्छे से।
ईमानदारी से बोलो, जो पढ़े वो समझ आया कि नहीं एकदम अच्छे से? बहुत बढ़िया। इसका ना कल का और आज का दोनों क्लास का वीडियो तुम्हारे ग्रुप में मैं डाल दूंगा, ठीक है? और कल की क्लास में, कल दोपहर को ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। टुमारो प्लानिंग चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। परसों से ऑर्गेनाइजिंग चालू कर देंगे अपन। कल प्लानिंग चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसका नोट्स भी भेज दिया रहूंगा। ये आप करो, आज आपके लिए काफी है। चलो बाय बच्चों, कल मिलते हैं हम लोग।